हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 10th अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट आर मॉनिटर लिजार्ड्स। मॉनिटर लिजार्ड्स क्या है ये समझेंगे। बेसिकली ये एक टाइप ऑफ लिजार्ड है, ठीक है, जो कि रेप्टाइल्स है और ये बिलोंग करता है फैमिली वैरनीदे को। ठीक है, ये क्या होता है फैमिली वैरनीदे, इसको हम थोड़े टाइम में समझेंगे। मोर ओवर जो लिजार्ड्स की कैटेगरी है उसमें सबसे इंटेलिजेंट लिजार्ड मॉनिटर लिजार्ड को ही माना जाता है। ये थोड़ा अपीयरेंस में डिस्टिंक्ट होता है नॉर्मल लिजार्ड से। नॉर्मल लिजार्ड मतलब हमारे घर में जो लिजार्ड पाए जाते हैं उससे ये थोड़ा अलग है मॉनिटर लिजार्ड। किस तरीके से? तो इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, जबकि हमारे घर में जो लिजर्ड्स पाए जाते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इनकी लिम्स पावरफुल होती है और इनके जो टेल्स होते हैं वो लंबे और वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में बात किया जाए कि कितने टाइप ऑफ मॉनिटर लिजार्ड पाए जाते हैं तो 4 मॉनिटर लिजार्ड्स पाए जाते हैं। पहला तो बंगाल मॉनिटर लिजार्ड है, जिसको साइंटिफिक नेम बोलता है वेरानस बंगालनेसिस। उसके बाद सेकंड टाइप है एशियन वाटर मॉनिटर, जिसका साइंटिफिक नेम है वेरानस सेल्वेटर। उसके बाद येलो मॉनिटर, जिसका साइंटिफिक नेम हो जाता है वेरानस पेल्विसेंस। एंड देन डेजर्ट मॉनिटर, जिसका साइंटिफिक नेम है वेरानस ग्रेसियस। ठीक। स्टूडेंट्स, हम जब भी इन्वायरमेंट का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमेशा फैमिली वर्ड यूज होता है उसके साथ। मोर ओवर ये साइंटिफिक नेम आते हैं। तो थोड़ा हम इसको भी शॉर्ट में समझेंगे कि अगर कोई मेरे सामने इस तरह का एनिमल आ जाता है, जैसे कि ये मॉनिटर लिजार्ड हो गया, तो हम इसका साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। उसके लिए इस तरीके से वो एक डिवीजन क्लासिफिकेशन कर देते हैं सब कुछ का। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये किंगडम डिसाइड करते हैं कि ये किस एनिमल है या प्लांट है, तो ये एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद इसका फाइलम, बेसिकली जब अर्थ में ओरिजिन हुआ चीजों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे वो विदाउट स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन आए थे। बट ये विथ बैकबोन है, मतलब ये एडवांस है, तो ये कॉर्डाटा फाइलम को बिलोंग करता है। फिर इसका क्लास देखते हैं, तो ये रेपिटेलिया क्लास को, जैसे मैंने बताया, ये रेपिटाइल्स है, ये इस तरीके के मोशन को फॉलो करता है। उसके बाद इसका अगर ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर स्क्वामाता होता है। स्क्वामाता मतलब ये रेपिटाइल है, ठीक है, बैकबोन वाला। और इसका इसके जो बॉडी है उसमें मैमल्स जैसे हेयर नहीं होते बट स्केल्स होते हैं, सांप जैसे स्केल्स होते हैं। और वो भी इसके जो स्केल्स होते हैं वो हॉर्नी होते हैं। हॉर्नी मतलब स्पाइक्स निकले जैसे छोटे छोटे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है ये। इसकी अगर फैमिली देखें तो इसकी फैमिली जो यहाँ पे लिखा है वैरानीदे फैमिली, मतलब ऐसा एनिमल, ठीक है, जो कि रेपिटाइल है, उसके बॉडी पे स्केल्स हैं, हॉर्नी स्केल्स हैं। और मोर ओवर ये कार्निवोरा मतलब एनिमल्स भी खाता है, नॉनवेज भी, और ये फिर फुर्गीवोरस मतलब ये फ्रूट लविंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फैमिली सिग्निफाई करती। तो यहाँ तक जो साइंटिस्ट क्लासिफाई करते हैं ये तो इसको समझने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसकी समझ के बेसिस पे ये इसका जीनस डिसाइड करते हैं। जीनस इसका वेरानस है, जो कि साइंटिफिक नेम में यूज होगा। वेरानस जीन्स में होने का मतलब है जीनस में कि इसका लॉन्ग नेक होगा और इसके पावरफुल क्लॉज, जो हमने शुरू में भी पढ़ा था कि इसके लिम्स पावरफुल होते हैं, वो है इसके। और फिर उसके स्पीसीज का नाम हम इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो लोकली कहाँ पाया जा रहा है। जैसे जो बंगाल मॉनिटर होता है, बंगाल में पाया जाता है, तो उसका स्पीसीज नेम बंगालेंसिस हो जाता है। तो अगर आप पूरा नाम देखें जो साइंटिफिकली यूज होगा, तो पहले उसके जीनस का नाम लिखेगा जो है वेरेनस, जो कि कॉमन होगा सब में। बट स्पीसीज का नाम लोकेशन के हिसाब से चेंज कर देगा। जैसे बेंगोलनेसिस, जैसे यहाँ पे वेरानस, बस यहाँ पे सैल्वाडोर हो गया, यहाँ पे फ्लैब्रिसेंस हो गया और यहाँ पे ग्रीसियस हो गया। ठीक है? इस तरीके से साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। पहले उसका हम जीनस लिख देते हैं और फिर उसका हम स्पीसीज नेम लिख देते हैं। ठीक है, क्यों न्यूज में रहा हमारा मॉनिटर लिजार्ड? बिकॉज अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो थाने सिटी है मुंबई का, वहां पे एक 3.5 फीट लेंथ का एक मॉनिटर लिजार्ड जो है वो एक घर में घुस गया था और वहां से इसको रेस्क्यू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज पेरिसियड मिटियर शावर। इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि मिटियर बोलते किसको हैं। बहुत ही बेसिक चीज है बट फिर भी मैं आपको एक बार समझाऊंगी। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में मैं बताऊं तो ये जो हमारे शुरू के ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, इसको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाद के 4 हैं, ठीक है, इसको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जो अलग करता है वो बीच में एक पूरा का पूरा ये जो है एक लेयर है,
पत्थरों का, ठीक है, जिसको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और ये बेसिकली जुपिटर की ग्रेविटी के वजह से इस तरीके से प्लैनेट्स के साथ रिवॉल्यूशन करते रहते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक। बट बहुत बार क्या होता है कि जब ये जुपिटर की ग्रेविटी से दूर जाते हैं तो सन इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ये सारे पत्थरों को अपनी ग्रेविटी की तरफ। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये सन की तरफ जाने लगते हैं। तो जब ये सन की तरफ जाने लगते हैं तो ये इसका नाम, जब ये स्टेबली मूव कर रहे हैं तो इसको हम एस्टेरॉयड बोलेंगे। लेकिन जब ये सन की तरफ मूव करेंगे, मतलब अपना ऑर्बिट छोड़ के जब ये सन की तरफ जाने लगेंगे जुपिटर से, तो ये जब जाने लगेंगे तो इसका नाम हो जाता है मेटियोर, ठीक है। मतलब ये अब गिर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेटियर हो जाता है। ये आप समझ गए। तो अब हम समझेंगे कि जो हमारा अभी टॉपिक था उस टॉपिक का क्या मतलब होता है, जो इसने बोला मेटियर शावर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पेरिशियड मेटियर शावर है, ये बेसिकली एक तरह का जो मेटियर है, जो एस्टेरॉयड है, जब वो गिर रहा है तो उसकी शावर, उसकी वर्षा को ही पेरिशियड मेटियर शावर बोल रहा है। ये स्पेशल नाम क्यों दिया गया है, पेरिशियड वर्ड क्यों यूज किया गया है, तो बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटियर शावर है जो कि हर साल होता है अगस्त के महीने में। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 11th to 13th अगस्त है। मेनली अराउंड 12th अगस्त को ये जरूर देखा जाएगा, ठीक है। जब ये लीव करता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये लाइट एंड कलर अपने बिहाइंड में छोड़ के जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये जो मेटियर गिरते हैं अर्थ की तरफ, तो होता क्या है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, आपको पता है अर्थ के चारों तरफ अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये इस पत्थर को अर्थ पे गिरने नहीं देता, इसको पहले ही आयोनोस्फेयर में इसको जला देता है, ठीक है। तो ये जो जब जला देता है इसको, तो हमें ये इस तरीके का जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का हमें लाइट एंड कलर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज जल रहा हो बट वो बहुत दूर से है, तो इस तरीके से हमें लगेगा कि टूटता हुआ तारा जिसे बोलते हैं, हमें ऐसा फील होगा कि जैसा टूटता हुआ तारा गिर रहा है, ठीक है। तो ये इसको जला देता है, और मोर ओवर जो अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों रहा, अभी ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो नासा है उसका जो ऑल स्काई फायरबॉल नेटवर्क है, उसने अभी ये डिटेक्ट किया है कि अभी अभी 11 और 13 अगस्त आया नहीं है, लेकिन ये इनिशियल मेटियर शावर जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, ये पेरिशियड मेटियर शावर के, ठीक है। अच्छा, क्या हो अगर कभी जो अर्थ का एटमोस्फेयर है वो फेल हो जाए, या इसमें से कोई ऐसा रॉक हो जो अर्थ के एटमोस्फेयर को पार करते हुए अर्थ पे गिर जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर एक क्रेटर बन जाता है। मतलब जो अर्थ पे है वो चीज तो डैमेज होगी, लेकिन ये अर्थ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देता है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या, मतलब जो ऐसा क्रेटर अगर हो कहीं पे, अगर हम इंडिया की बात करें तो बिल्कुल इंडिया में ऐसा एक क्रेटर है जिसको हम बोल सकते हैं लोनर लेक क्रेटर। ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां पे ये मेटियर बहुत साल पहले गिरा था, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो वहां पे पानी जम गया तो वो लोनर लेक के नाम से जाने जाने लगा। यूएस में बहुत सारे, उसमें से एक बैरेंजर क्रेटर यूएसए में है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज M1 एब्राम टैंक, इसको हम समझेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह का टैंक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो वॉर्स में यूज होता है। और ये ऑब्वियसली ये जो टैंक है ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा बनाया गया है, और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये अभी अब्राम जो टैंक है वो यूक्रेन को ये दे रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसको लेके यूएसए जो है वो अपने टैंक को यूक्रेन को दे रहा है, ठीक है। इस टैंक की अगर हम स्टोरी को समझे तो ये क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट का बैटल टैंक है जो कि वियतनाम वार के टाइम पे बनाया गया था। तो जो आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पे वियतनाम को लेके रशिया एंड यूएसए के बीच में एक टसल चला था, तो उस टाइम पे इस टैंक को रशिया से लड़ने के लिए बनाया गया था। और वहां के जो इस पूरे वॉर में जो जनरल थे, जनरल अब्राम, उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है M1 अब्राम टैंक, ठीक है। इसको किस किस कंट्री ने यूज किया है अभी तक, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इराक, कुवैत, पोलैंड एंड सऊदी अरेबिया ने इस टैंक को यूज करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाट इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो दो टाइप का होता है। एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन, ठीक है। एक होता है फ्यूजन और एक हमारा होता है फिजन, ठीक।
अभी इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फ्यूजन, बट इसके साथ हमें फिजन को भी समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ सके कि फिजन हमारे लिए इतना बेनिफिशियल क्यों नहीं है। ठीक है, तो जो फ्यूजन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम टू एटम्स को लेते हैं, ठीक है, विद देयर न्यूक्लियस, और फिर क्या होता है ये दोनों को हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, और क्या होता है कि ये दोनों का आपस में जो ये न्यूक्लियस है वो कंबाइन हो जाता है और एक बड़ा हेवियर न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, ठीक है, और बहुत सारी इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। अभी आप पूछेंगे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको समझने के लिए आप सन को देख सकते हैं कि सन कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, या किसी स्टार को देख सकते हैं कि वो कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये जो जितने भी हैं ये फ्यूजन पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, मोर ओवर अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि हम फ्यूजन तो समझ गए कि इसमें दो एटम लेंगे और दोनों का जब न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो जाएगा एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा और एनर्जी रिलीज होगा, तो फ्यूजन है। अच्छा, ये फिजन में क्या होता है? फिजन में हम एक ऑलरेडी बड़ा सा एटम लेते हैं, ठीक है, और ये एटम क्या हो सकता है? तो ये एटम हो सकता है आपका यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे एटम हम लेंगे, और फिर उसको ऐसा रिएक्ट कराएंगे कि ये दो छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियाई में टूट जाए, मतलब इसका एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे दो स्मॉल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाए, और इसमें भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हमारे लिए क्या इजी है? तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ना, हमारे पास अभी इतना एडवांसमेंट आया है, क्योंकि ये फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एंड टेम्परेचर चाहिए जो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, ये यूनिवर्स में ही हो रहा है। बट साइंटिस्ट ने कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ मिनट में इसको पॉसिबल करके दिखाया है फ्यूजन को भी। और फिजन जो है, इसके जो जिन जिन पार्टिकल्स को हमें तोड़ना है जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम वो अर्थ पे इजिली अवेलेबल है, तो फिजन को हम इजिली कर सकते हैं। बट फिजन में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एनर्जी रिलीज नहीं होती है, जब हम फिजन करते हैं तो फिजन के साथ बहुत सारे हार्मफुल रेज भी रिलीज होते हैं, जैसे कि गामा रेज हो गया। ठीक है, गामा रेज इतना खतरनाक होता है कि अगर वो आपके पास से गुजरे तो आपके पूरे ऑर्गन्स को जलाता हुआ निकल जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ब्लास्ट करता है या उसमें से कुछ लीकेजेस होते हैं तो उस पूरे एरिया को सील करा दिया जाता है, जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से हटाया जाता है, क्योंकि ये पता होता है कि किसी इश्यूज की वजह से गामा रेज रिलीज हो चुका होगा और वहां कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, मोर ओवर इस पे हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब कि वो जल्दी खत्म नहीं होता है, जो उस रेज को ले लेगा वो भी एज अ लाइफ वर्क करेगा। ठीक है, वो भी एज अ प्रॉपर प्रोबेबल इमिटर का काम करने लगेगा। तो इसीलिए न्यूक्लियर फिजन जो है वो डेंजरस है और साइंटिस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ वर्क कर रहे हैं। अब ये न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं उसने रेप्लिकेट कर दिया है न्यूक्लियर फ्यूजन को, और उससे उसने बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस की है, और ये अचीवमेंट उसने सेकेंड टाइम करके दिखाया है। बहुत ही कम टाइम के लिए किया होगा इसको, लेकिन ये खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है अर्थ के ऊपर जिससे हम फ्यूजन क्रिएट कर सकें, नहीं तो हम सन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज आईएनएस चेन्नई। इसको हम समझेंगे कि आईएनएस चेन्नई क्या है। तो बेसिकली ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मतलब अगर कोई भी मिसाइल आ रही है तो इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है आईएनएस चेन्नई। प्रोजेक्ट 15 ये जो गवर्नमेंट का चल रहा है उसमें ये थर्ड डिस्ट्रॉयर मिसाइल है, और ये लास्ट शिप है कोलकाता क्लास की। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हर तरीके की मिसाइल्स जो है वो लोडेड है। जैसे कि आप सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें लोडेड है, या सरफेस टू सरफेस, मतलब अगर कोई एयर में आ रही है तो उसको मारिए, कोई सरफेस से आ रही है तो उसको भी ये मार गिराएगी। ठीक है, कैसी कैसी मिसाइल्स है, जैसे अभी जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस है वो भी इसमें इंस्टॉल है, बराक 8 लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो भी इसमें इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये न्यूज में क्यों रहा आईएनएस चेन्नई? बिकॉज अभी जो आईएनएस चेन्नई है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है रेड सी में, वहां पे एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए, पैसेज एक्सरसाइज। किसके साथ? जो सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आप कंट्री देख रहे हैं, उसकी जो नेवल शिप है HMS एल जुबैल, उसके साथ इस एक्सरसाइज के लिए इसको डिप्लॉय कर दिया गया है। अगर हम रेड सी की बात करें तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, मैंने मैप लगा रखा है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो इस साइड अफ्रीका है, आप सूडान देख सकते हैं, इजिप्ट देख सकते हैं, और इस टाइम सऊदी अरेबिया या अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेट है ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट है,
और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन भी है, ये गल्फ ऑफ एडन भी है, और ये रेड सी है यहाँ पे, ठीक है। मोर ओवर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना भी ट्रेड होता है, आप देख सकते हैं जितना भी ट्रेड होता है, यहाँ स्वेज कनाल है इजिप्ट में, उससे होता है, ठीक है। मतलब ये जो स्वेज कनाल है वो पूरा का पूरा एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो इसलिए ये लोकेशन जानना जरूरी है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हवाना सिंड्रोम। इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत बार इस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इन्फॉर्म किया है कर्नाटका हाई कोर्ट को कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी ये जो हवाना सिंड्रोम इशू है, उसको इंडियन गवर्नमेंट अब इन्वेस्टिगेट करने जा रही है पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अब मतलब इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके स्टेप ले रही है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि हवाना सिंड्रोम क्या है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि एक पिटिशन फाइल हुआ था, एक बेंगलुरु के ही रेसिडेंट ने इसको किया था, तो अब इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट सीरियस हो गई है। हवाना सिंड्रोम क्या है, एक मेंटल हेल्थ सिम्टम है जो इंडिया में बहुत टाइम से पाया जा रहा है। इसमें क्या है, मतलब सिंड्रोम सेट ऑफ सिम्टम्स को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यूनिक चीजें, मेडिकल कंडीशन है, ये अजीब सी चीजें देखी जाती है। मतलब जो इंसान है जिसको ये सिंड्रोम होता है हवाना, उसको आउटसाइड नॉइज वैसी सुनाई देगी जो एक्चुअली में हो नहीं रही है, उसे ऐसी चीजें दिखाई देगी जो है नहीं बेसिकली, ठीक है। वो कंफ्यूज रहेगा, ठीक है, उस वो हेडेक्स होंगे, उसको मेमोरी लॉस होगा, ऊपर से चक्कर आना, बैलेंस इश्यू होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम समझें इसके ओरिजिन के बारे में, मतलब ऐसा तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन अगर रिकॉर्डेड देखा जाए कि ऐसा कहाँ देखा गया था, तो इसका रूट पाया जाता है क्यूबा में 2016 में, लेट 2016 में, जब यूएसए और क्यूबा के बीच रिलेशन सुधर गए, तो यूएस ने अपनी एक एम्बेसी ओपन की क्यूबा में, ठीक है। और क्यूबा में ये सिंड्रोम बहुत पहले से हो रहा था, लोगों में ये प्रॉब्लम थी। तो वहां पे जब उसने एम्बेसी ओपन की, तो उसने ये देखा कि यूएस के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, उनके अंदर भी ये सिम्टम्स आने लगे, ठीक है। मतलब उन्हें भी सडन बर्स्ट ऑफ प्रेशर इन देयर ब्रेन फील होने लगा, उन्हें हेडेक रहने लगा पर्सिस्टेंटली, डिसोरिएंटेशन जैसी फीलिंग, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ शुरू हो गई। मतलब ऐसा है कि अगर किसी जगह पे किसी इंसान को ये सिंड्रोम्स आ रहा है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वहां पे आसपास में वाले रहने वाले लोगों को भी सेम सिंड्रोम्स ऐसे होना शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स, ठीक है। तो इसको लेके इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसका बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, ना लोगों ने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर